सबसे पहले नेपाल की खबर से करते हैं। जैन जी ने आखिरकार अपने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला गार्गी को चुन लिया है। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है और साथ साथ वो देश की पहली सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी है नेपाल की। तो 220 सालों के इतिहास में नेपाल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि ये अंतरिम सरकार है और जो मौजूदा सरकार है उसको भंग कर दिया गया है, जैसे कि जैन जी की बैठक में तय हुआ था। और 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, इस 6 महीने में चुनाव होना है। लेकिन मांग ये रखी गई थी जैन जी की तरफ से कि ये जो चुनाव है इसकी तारीख तय कर दी जाए, तो तारीख भी तय कर दी गई है। 6 मार्च 2026 वो तारीख होगी जब नेपाल में अगला चुनाव होना है और इसको लेकर भी तैयारियां हो गई। फिलहाल जो मौजूदा समय है यहाँ पर 4 से 5 जो दिग्गज है वो शपथ लेंगे। फिलहाल सुशीला कार्की ने इकलौते शपथ ली है, बाकी लोगों का जो नाम है वो भी चल रहा है इसमें। और उनके शपथ लेने के बाद 6 महीनों के लिए लगभग ये सत्ता संभालेंगे। राष्ट्रपति शासन जो अभी लगा हुआ था उसको हटाकर आगे के लिए ये लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे। तो कोशिश यही होगी कि उन लोगों को मौका दिया जाए राजनीति में जो कि पुराने चेहरे ना हो, नए लोग हो, नए दल हो, नई पार्टियां हो, जो कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से दूर हो और जिनकी छवि स्वच्छ और साफ हो। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। नेपाल में जिस तरह से अंतरिम सरकार बनी है उसके बाद आगे का जो भविष्य है नेपाल का वो कैसे देखा जाए, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है और नेपाल हमारा फेवरेबल स्टेट भी है। कैसे समझे इस रणनीति को, आने वाले भविष्य को? आने वाला भविष्य जो है काफी अच्छा रहेगा, निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार से लिप्त वहां के राजनेता थे वो सब भाग चुके हैं। अब वहां नई जो सरकार बनी है अंतरिम, उसने 4 मार्च 2026 के पहले चुनाव कराने का वायदा किया है। निश्चित रूप से फिलहाल जो है जो जिम्मेदारी है सुशीला कार्की जी की है और वो एक साफ सुथरे छवि की महिला है और उनको इसी शर्त पर रखा गया है कि वो भ्रष्टाचार के काफी विरुद्ध रही थी। और अभी की स्थिति ये है कि जो भ्रष्टाचार के लिए जांच आयोग बनेगा और जितने भी विरोधी दल के नेता थे और दूसरे सत्तारूढ़ दल के नेता थे, सब जो हैं या तो देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब उनके धन संपत्ति सब खंगाली जाएगी, देखी जाएगी और उनसे हिसाब मांगा जाएगा। ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, विदेशों में इन्होंने जो अपने परिवारों को भेज रखा है, बच्चों को पढ़ा रखा, वही एक मात्र जो था सबसे बड़ा कारण था विद्रोह का, क्योंकि पढ़े लिखे युवकों को तो कोई जॉब मिल नहीं रहा था, विकास और डेवलपमेंट नाम की चीज थी नहीं। बस राजनेता जो हैं विदेशी लोभ में, प्रलोभन में फंस के और देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे। उनका झुकाव जो है चाइना की तरफ था। चाइना की नजर जो थी रेयर अर्थ एलिमेंट, यूरेनियम, जो माउंट एवरेस्ट के पास मिले हैं उसमें थी। और एक तरह से भारत विरोधी जो गतिविधि हो रही थी अब उन पर लगाम लग जाएगा, क्योंकि ज्ञानेंद्र विक्रम शाह जो राजा थे उनको जब हटाया गया था, क्योंकि वो स्वयं एक बड़े क्रिमिनल थे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को गोली से मार दिया था, राजकुमार को ही मार दिया था, गद्दी में सीन हो गए थे। अभी भी ऐसा कुछ लोगों का अनुमान था, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो इस आंदोलन का लाभ उठाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि युवक जो है पढ़े लिखे जैन जी के जो लोग हैं वो काफी माने देशभक्त हैं, आप ये कहिएगा। और निश्चित रूप से देश का भविष्य अच्छा होगा और राजनीतिक उठापटक और जो चीन की दखलंदाजी है उससे उभर कर ऊपर आएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है 13,500 जो कैदी भागे हैं वहां से और उनमें से 65 ही भारत में गिरफ्तार किए हैं जो भारत में प्रवेश करना चाहते हैं। तो संभावना ये दिख रही है कि जो ये माफिया था भारत में, जो इस समय अपना यूपी में, बिहार में काम कर रहा था, जैसे आजम खां वगैरह थे, उन सबके जो गुर्गे हैं नेपाल में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के आईएसआई के माध्यम से उन्होंने तोड़फोड़ कराई है। जैन वालों ने तो कोई सिर्फ एक आंदोलन किया था, लेकिन तोड़फोड़ आगजनी जो है उन लोगों ने जो आतंकवादी गतिविधि चलाते हैं और भारत को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी हरकतें थी। तो भारत सरकार को बहुत
सतर्क होकर एक एक चीज पर नजर रखना पड़ेगी और निश्चित रूप से हमारे देश के हित में नेपाल आगे प्रगति कर सकेगा, ऐसा मेरा अपना विचार है। बिल्कुल। सवाल एक मेरा ये भी था डॉक्टर राम श्रीवास्तव कि जिस तरह से अब तक की जो अस्थिरता रही है नेपाल में, ऐसे में चाइना ने नेपाल को बहुत सा कर्ज दिया है और एक तरीके से एक अपना अधिकार जताने की कोशिश वो करता रहा है। तो अब जब इस तरह के हालात बन गए हैं, अंतरिम सरकार बनी है, तो चाइना का हस्तक्षेप और कितना बढ़ सकता है, क्योंकि उसका प्रेशर तो जाहिर तौर पर रहेगा। प्रेशर रहेगा, ये बात अपनी जगह सही है। आर्थिक रूप से अभी तक भी भारत ने उसको मदद की है और संभवतः हम आगे भी उसको मदद करेंगे उस प्रेशर से बचाने के लिए। खास चीज ये है कि अभी जो कर्ज है वो नेपाल की जीडीपी का लगभग 50% है, जो कोई बहुत अधिक बड़ा नहीं है। निश्चित रूप से वो जल्दी ही कवर हो जाएगा। हाँ, रहा सवाल ये कि अब जो नई सरकार चुनाव के बाद बनेगी उसमें कौन जीत कर आता है, क्योंकि अगर उसमें जीत कर फिर वही वामपंथी लोग चले आए, माओवादी लोग चले आए, तो देश का जो है भविष्य फिर अंधकार में रहेगा। लेकिन अगर साफ सुथरी सरकार और साफ नियत के यंग ब्लड अगर मैदान में, किस तरह से नई रणनीति ये सरकार बनाती है, क्या वो किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़े डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी।